नाजरीन, आप सबकी खिदमत में सबीहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी मुलाकात रियासत कर्नाटक की उस मकबूल तरीन शख्सियत से करवा रहे हैं जो न सिर्फ कार्डियक सर्जरी में महारत रखते हैं बल्कि बेशुमार सलाहियतों और ख़ूबियों के मालिक भी हैं, जिन्होंने 30,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरी करके सर्जरी के मैदान में अपनी महारत का लोहा मनवाया है, जिनका शुमार हिंदुस्तान के टॉप 10 कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन में होता है, जिन्हें अगर दिलों का मसीहा कहा जाए तो बेजाना होगा, जो एक माहिर मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, उर्दू शेर व शायरी के दिलदादा, ट्रैकिंग और म्यूज़िक के शौकीन और सर्टिफाइड डीप सी डाइवर भी हैं। जी हाँ, आपसे मिलिए आज के हमारे मौजूद मेहमान, वेरी वेल नोन, वेरी टैलेंटेड डॉक्टर विवेक जॉली। जी हाँ, डॉक्टर विवेक जॉली, चेयरमैन कार्डियक साइंसेज एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल बेंगलुरु एंड द नेशनल चेयरमैन ऑफ कार्डियक Vascular Surgery Council, Fortis Healthcare Limited. He is the chief of the Cardiothoracic Vascular Surgeons and the head of the Department of Cardiovascular Sciences at Fortis Hospital, Bengaluru. Once again. तो डॉक्टर विवेक जॉली, हमारे सालार यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन की जानिब से, अहदेदारान की जानिब से और तमाम मुंतज़िमीन की जानिब से मैं आपका यहाँ पर खैर मक़दम करती हूँ। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ कर। डॉक्टर जावली, ये बताइए कि आपके अचीवमेंट्स की लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इतनी सब चीज़ें आपने कैसे अचीव की। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि शोलापुर के एक छोटे से देहात में इब्तिदाई तालीम पाने वाले विवेक से डॉक्टर विवेक जॉली कार्डियक वेस्कुलर सर्जन तक का सफ़र कैसा रहा? मैं एक्चुअली आनंद से हूँ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। जी, वी आर कन्नडिगाज। तो आनंद में जब मैं पैदा हुआ 1953, तो जस्ट मुल्क आज़ाद हुआ था और उसके पहले निज़ाम का राज था वहाँ पे। एंड निज़ाम के राज के एकदम उस कोने पे था आनंद। उसके बाद 12 किलोमीटर के बाद महाराष्ट्र चालू होता है। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की रोशनी है, ना निज़ाम शाही की ना हमारे कर्नाटक राज्य सरकार की, वहाँ तक पहुँचती थी। तो बड़ा पिछड़ा इलाका था। सो फॉर मी एजुकेशन वॉज अ प्रॉब्लम। और जब मैं छोटा था, इतनी कन्नड़ा की बात चलती है अभी, वहाँ पे उर्दू और कर्टसी द मराठी ब्राह्मण्स ऑफ दैट साइड, मराठी, ये दोनों ही एजुकेशन पॉसिबल थे। तो मैं बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट इनटू मराठी मीडियम। मराठी मीडियम स्कूलिंग करने के बाद जब आप 2-3 स्टैंडर्ड ख़त्म होते हैं तो फिर आप अटक गए मराठी में। एंड देन द गुड एजुकेशन वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, महाराष्ट्र। सो मेरी माँ जो है वो एक छोटा कस्बा है बार्शी, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आती है। सो आई मूव्ड टू बार्शी फॉर माई एजुकेशन एंड देयर वाज वन स्मॉल स्कूल इन दैट स्मॉल टाउन। सो माई एंटायर स्कूलिंग जो है मेरी वहाँ पे हुई, परवरिश और स्कूलिंग भी। अच्छी बात यह है कि वो एक ज़माना था तब जो टीचर्स थे, उनका जज्बा, उनके वैल्यूज़ वो बड़े अलग थे, अनफॉरगेटेबल टीचर्स। सो कितना भी छोटा स्कूल था, कितना भी छोटा गांव था, बट आई थिंक आई हैड वेरी इम्प्रेशनेबल गुड टीचर्स। और अच्छा था, मैं जब पीछे मुड़ के देखूँ तो मेरी अच्छी तालीम हुई, मेरा स्कूलिंग अच्छा था। और उन्होंने कुछ अंदर डाल दिए कुछ शौक़ कि भाई मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ हो गया। एंड देन आई वॉज गुड इन पेंटिंग एंड nobody discouraged. They actually encouraged me to read, encouraged me to paint. और अच्छा था माहौल। I think though I studied in Marathi medium, though I studied in a small town, मैं जो भी मुझे मिला मैं खुश हूँ उससे। It was a good foundation for me. लेकिन फिर मेडिकल की तालीम तक आप कैसे आए? हमने ये भी सुना है कि आपके वालिद साहब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और आपकी जो है बचपन का ज़माना जो है उनकी तरबियत में बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा। उस ज़माने में अच्छा, मैं आपको ही पूछता हूँ कि उस ज़माने में which parents were not strict, है ना जी? तो हर एक पेरेंट तो स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, वही था तरीका। तो स्ट्रिक्ट तो सभी थे। मेरे फादर भी थे, वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। मेरे घर में हमारे माइन वॉज एन एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली, नॉट मेनी पीपल वर हाईली एजुकेटेड। तो जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुआ, सो देन देयर वाज नो कॉलेज देयर, सो आई हैव टू गो टू कॉलेज
तो वी आर कॉलेज नहीं था बारिश हाँ, तो जब शुरुआत शायद हुई थी शायद, एंड दिस वाज ओल्ड टाइम 1968 67। तो फिर गुलबर्गा वाज माय प्लेस एंड गुलबर्गा हैड गुड कॉलेजेस, एंड सो आई शिफ्टेड बैक टू गुलबर्गा। गुलबर्गा में मेडिकल कॉलेज बना था हैदराबाद कर्नाटक एजुकेशन सोसाइटी का 1963 में, और मैं मैट्रिक ख़त्म किया 68 में। तो गुलबर्गे में आया, गवर्नमेंट कॉलेज था गुलबर्गे में। अब हमारा जो IIM है ना बेंगलोर में, ब्यूटीफुल हसीन कैंपस है, लाइक ए मिनी फॉरेस्ट। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गुलबर्गा वाज एग्जैक्टली लाइक IIM, ब्यूटीफुल कैंपस। अब उसको पूरा शेव करके वहाँ पे एक कंक्रीट जंगल आ गया है, मिनी विधानसौधा। बट हमारा वो कॉलेज था, बड़ा मज़ा था। उस कॉलेज में मैं पढ़ता था। उस ज़माने में PUC के बाद इमीडिएटली मेडिकल इंजीनियरिंग जाते थे। मेरा मैट्रिक ख़त्म होने के बाद मैंने अप्लाई किया था JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे। तो जैसा इंजीनियरिंग का मक्का है IIT, मैनेजमेंट का मक्का है IIM, वैसा ऑल दी आर्टिस्टों के लिए था दी JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो मुश्किल था वहाँ सीट मिलना, मुझे मिल गया एज एडमिशन। बट माई फादर वॉज वेरी अनहैप्पी, दिस सेड हाउ कैन यू बिकम अ पेंटर। तो फिर साइंस में जाओ, साइंस में जाने से सारे रास्ते खुले अभी भी। तो PUC साइंस किया गुलबर्गे में। PUC साइंस के बाद वहाँ मेडिकल कॉलेज था, आवर फैमिली वाज फ्रॉम देयर। तो सब ने प्रेशर किया कि तू जा मेडिकल का जो करियर है उसमें कोई हम्प या स्लम्प नहीं है, इट इज़ ए एवरग्रीन करियर। उतनी समझ नहीं थी, सब ने प्रेशर किया, हम गए मेडिकल में आ गए। फिर कैसे कि शुरुआत में इट वाज ट्रॉमेटिक था हमारा। जो माय कोर वाज आर्टिस्टिक, लिटरेरी, ह्यूमैनिटीज़, और फंस गए साइंस में, और मराठी से आए अंग्रेज़ी में। तो बट क्या है कि एट दैट एज ना बच्चे लोग काफ़ी एडजस्टेबल और अडेप्टेबल होते हैं, तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती है। अंग्रेज़ी सीख गए, साइंस सीख गए, बाद में PUC के बाद मेडिकल सीट मिल गई, मेडिकल में गए, MBBS भी हो गया। तो सारा वक्त यानी आप किताबों में ही रहते होंगे फिर मेडिकल मिलने के बाद। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, आपको सर्जरी का तजुर्बा कैसे हासिल हुआ? क्या आप सर्जरी को सीखने के लिए हिंदुस्तान से बाहर भी कभी तशरीफ ले गए? ओके, एक तो सवाल है किताबों का, दूसरा सवाल है एजुकेशन का। किताब का क्या था कि नॉन एजुकेशनल रीडिंग था मेरा, बहुत वास्ट था, मुझे पहले से चावाया था इन माय स्कूल। कौन सी किताब पढ़ते थे ज़्यादा? जो भी मिले एज अ बच्चा, आई वॉज अ वोरेशियस रीडर, कि जो भी आए मिले व्हाटएवर हम पढ़ते जाते थे। तो अचरज की एक अच्छी बात ये थी कि मराठी में उस ज़माने में इंग्लिश की सारी जो क्लासिक्स है वो ट्रांसलेट हुई थी। ट्रांसलेट से ज़्यादा हम बोल सकते अडाप्ट हुई थी। एंड व्हेन आई ग्रू अप आई रियलाइज, जब पीछे मुड़ के मैं देखता हूँ तो मैंने बचपन में ही सारी सॉमरसेट मॉम्स पढ़ी, कितनी सारी किताबें मैंने, वॉर एंड पीस, ये जो राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड रिश जो वर्ल्ड वॉर के बारे में है, मराठी में एक महादेव शास्त्री बोल के उसने राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड रिश को नाजी भस्मासुराचा उदयास्त बोल के इतनी बड़ी बुक थी, वो मैं पढ़ ली पूरी। और उसमें मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो मेडिकल में आने के बाद क्या हुआ कि बिकॉज आई कुड नॉट डाइजेस्ट साइंस, और ये डिसेक्शन हॉल, ऑटोप्सी, लेबर रूम, इसमें क्या है आपका जो एक लिटरेरी कोर है ना वो रौंदा जाता है। तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया मेडिकल पढ़ने में। तो मैं आई वॉज नॉट ए वेरी स्टूडियस स्टूडेंट कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ दिन रात बुक में, वैसा नहीं था। हम सब चीज़ों में थे, हम स्पोर्ट्स में थे, हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ में थे। फर्स्ट इन मेडिकल MBBS में फर्स्ट तो हो गए हम, पर वो कोई बड़ी नाज की बात नहीं है। क्या है कि हमारी जो सिस्टम है ना वो ठीक नहीं है। आप कुछ भी करो, बेजवाबदार काम सारे साल भर, लेकिन डट के एक महीना भर रट मारो ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, और वो बड़ी अच्छी बात नहीं है, वो इट्स ए रॉन्ग सिस्टम। तो हमने ऐसे ही पास करते गए। फाइनल MBBS में क्या हुआ कि बड़ा प्रेशर था कि मार्क अच्छे नहीं चाहिए, नहीं तो आगे कुछ होता नहीं है। तो हम फिर सारी किताबें लेके मैं घर गया हमारे खेत में, और बैठ के मैं और मेरा एक फ्रेंड और हम डट के पढ़े। उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि बिकॉज वी वेर ऑल द टाइम आउट ऑफ क्लास, हमें नहीं मालूम था कि कितना पढ़ना बराबर है, इनफ है, कितना कम है, या कितना बहुत ज़्यादा होता है। और हम डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। ऑन अ सीरियस नोट,
तो वापस जब आए तो हमने रियलाइज़ किया कि जो भी माय फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू take revision for me, etc. But I realized that I have read a lot and I knew everything. So theory questions जब आए, जब theory का papers आए, तो it was a cake walk. फिर हमारे पास उस ज़माने में theory होता है, उसके बाद वो theory papers लेके बैठ जाते हैं एग्जामिनर्स, 4 एग्जामिनर्स, एक इंटरनल होता है और 3 एक्सटर्नल होते हैं. आजकल ये पेपर लीक होना, फेवरेटिज्म होना, उसकी वजह से बहुत कोडिंग वीडिंग बहुत सारा आ गया. उस समय सब कुछ ओपन था, तो तुम्हारे थियोरी पेपर्स वहाँ पड़े हैं और वो देख के आपको बोले. और वो थियोरी पेपर्स वी हैड रिटन वेरी वेल. सो दे स्टार्टेड वंडरिंग कि भाई इसने कॉपी तो नहीं किया. बट देन वाइवा में वो आपको डीप ले जाते हैं, और जो कितना भी डीप लेकर गए तो हम उसको जवाब देते गए. तो देन दे रियलाइज दैट दिस आंसर शीट्स आर ट्रू. एंड तो फर्स्ट रैंक तो मिला, बट बाद में समर वैकेशन में वो सब धुल गया. तो जब इंटर्नशिप आई ना, तो एक्चुअल डॉक्टरी चालू हुई. देन यू आर विद द पेशेंट्स. देन वो एक जज्बा है डॉक्टर बनने का, पेशेंटों से वो जो एक रूहानी रिश्ता सा बन जाता है, वो वहाँ से शुरू हुआ. बुरी बात है ये, क्योंकि आप देखो नर्सेस वो ट्रेन होती है फ्रॉम द डे 1 दे आर विद द पेशेंट्स, और हम सारे थ्योरी मास्टर्स. हमारा पेशेंटों से रियल वास्ता शुरू होता है इंटर्नशिप में. तो द टीचिंग हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रेनिंग. ये इम्पॉर्टेंट बात है, एंड वहाँ जाना है हमें. अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ मैं आ रही हूँ कि हार्ट अटैक क्या है और ये क्यों होते हैं. कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है इस हार्ट अटैक ने नौजवानों में एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है. चंद महीनों पहले बॉम्बे के एक बहुत ही मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और फिर रियासत कर्नाटक में पुनीत राजकुमार की मौत भी हार्ट अटैक की वजह से हुई. तो ये हार्ट अटैक ने सिर्फ नौजवानों को अपनी लपेट में क्यों ले रखा है, इसकी क्या वजह? तो आप मुझे पूछ रहे कि हार्ट अटैक क्या है ना जी. फिर उसका सेकंड दूसरा पहलू है कि वो नौजवानों को क्यों होता है. हाँ जी. हार्ट अटैक क्या है कि आपकी जो खून की नसें होती है हार्ट में, दिल एक पंप है मांस से बना हुआ, और पंपिंग करते रहता है. अब इतना पंपिंग करना, जैसे कोई कार का इंजन है तो उसको कोई एनर्जी सोर्स चाहिए. वहाँ पे पेट्रोल है, डीजल है, वैसा यहाँ पे खून है. खून में ऑक्सीजन और आपने जो भी खाया है उसको ब्रेक डाउन करके नेचर ने कुछ एनर्जी बॉन्ड्स बनाए हैं, ऑर्गेनिक एंड केमिकल बॉन्ड्स, उसको बोलते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये दोनों चीज़ें खून में बहते बहते हर एक सेल्स को आती है, हार्ट के मसल्स को. और हार्ट के मसल्स स्पेशलाइज्ड मसल्स है, और ये मसल्स स्पेशलाइज इसलिए है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं ज़िंदगी भर. आप शायद 100-150 साल जियो और वो करते ही रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन ईच सेल इज़ नॉट सेपरेट. जैसे ब्रिक होती है सेपरेट, ऐसा नहीं होता है. बॉडी में हर जगह सेल सेपरेट होती है, लेकिन हार्ट के जो सेल्स है उसको बोलते हैं सिंशियम. सिंशियम क्या होता है कि एक सेल है और दूसरी सेल को वो मिल गई है, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा खिड़की है, और सारा आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो इससे वहाँ, वहाँ से वहाँ साइटोप्लाज्म घूम रहा है. तो एक बार दिल धड़कना एक जगह से चालू हुआ तो सब के सब मसल्स पूरे एक सिंक्रोनी में पंप करते रहेंगे. इतना काम करने के लिए खून की ज़रूरत है, फ्यूल की. और ये फ्यूल 3 आर्टरीज से आता है, खून की नलियों से, लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट बैक, राइट. अगर किसी कारणवश इन खून के नलियों में फैट का कचरा जमा होकर ब्लॉक्स हो गए तो फिर ये खून नहीं आ सकता है. अगर मैं आपको दौड़ाऊं, आपसे वर्जिश कराऊं, तो आपका दिल जोर से धड़केगा और फास्ट धड़केगा, और उसके लिए एनर्जी और ज़्यादा आनी चाहिए. तो सारी नसें फूलती है और ज़्यादा खून आता है. लेकिन अगर ब्लॉक्स हो गए तो वो डिमांड इज़ हाई, सप्लाई इज सेम, देन उनको फिर ये छाती में दर्द आना वगैरह वार्निंग कुदरती आने शुरू होती है. सबको ये वार्निंग मिलती है ऐसा नहीं है. बहुत लोगों को तो ऐसा एकदम आसमान से तलवार गिरी, मर गए. तो ये अगर वो जो ब्लॉक्स हो गए हैं, वो ब्लॉक्स के अंदर जैसे लावा होता है वैसा एकदम कर्ड जैसा कोलेस्ट्रॉल मटेरियल रहता है, और उसके ऊपर एक कवर होता है थिन सा, फाइब्रस कार जैसा. और जो खून बहते रहता है, अगर फास्ट बह रहा है, प्रेशर बढ़ा है, और उस फ्रिक्शन में कभी कभी वो रिप ओपन हुआ और अंदर का लावा बाहर आया, तो ताबड़तोड़ वहाँ पे एक खून गोट के क्लॉट बन जाती है. और क्लॉट बन गई तो वो जो खून की नली है वो बंद हो गई. खून की नली अगर बंद हो गई
तो वहाँ पे जहाँ जहाँ सप्लाई हो रहा है मसल्स को, जी, वो मसल एकदम रुक गए ओहो, पंप करना। जी, ये हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक, दिमाग में हुआ तो स्ट्रोक, स्ट्रोक, और जो भी वो पार्ट है उसका फंक्शन नहीं हुआ तो वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हुआ तो कहीं शायद मुंह ज़बान जाएगी, जी। हाथ जाएगा, पाँव जाएगा, यहाँ पे दिल का धड़कना एकदम कमज़ोर हो जाएगा। अगर वो हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा है, हार्ट अटैक आया हुआ, तो आदमी मर सकता है, क्योंकि हार्ट धड़कना बंद होगा, रिगल होगा और आदमी मर जाएगा 3 मिनट में। जी, अगर ये हार्ट अटैक बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसको मार दे, अभी भी बहुत सारा मसल बाकी है जिंदा रखने के लिए, जी, फिर वो बच जाएगा। बच जाएगा। और बच गया और मसल ज़्यादा ख़राब हो गए हैं जी, जी, तो बच गया है, लेकिन विथ ए बैड पंप, अच्छा, जी, जी, पंप वीक हो गया उसका, और सारी ज़िंदगी वो ये पंप ऐसे ही वीक रहेगा। ये जो बदलाव आया है ये परमानेंट और इरिवर्सिबल है। जी, और ये पंप जो फेल हुआ है या वीक हो गया है उसे हम बोलते हैं हार्ट फेल्यूर। हार्ट। तो हार्ट अटैक अलग है। थोड़ा सी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी कि आजकल के नौजवान जो बहुत ज्यादा जिम करते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, उसकी वजह हाँ, से तो ये हार्ट तो मैं वहाँ पे आता हूँ। तो आप एक जो बेसिकली समझ लेना कि हार्ट अटैक अलग है ये, और ये हार्ट फेल्यूर अलग है। अलग है। और आदमी किसी भी चीज़ से मर जाए, कैंसर हो, एक्सीडेंट हो, स्ट्रोक हो, एंड में हार्ट रुक के मरता है। जो हार्ट का रुकना है उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओहो, तो ये जो टर्म्स है ना, इसे क्लियर रखो, जी, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। आपने बोला कि जवानों में क्यों आ रहे हैं, शुक्ला को क्यों आए, इसको शर्मा को क्यों आए, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं था कि हार्ट अटैक पहले नहीं आते थे, आज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रही है। ये बराबर है कि थोड़े आजकल हार्ट अटैक सही में भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन जो ज़्यादा बढ़ गए हार्ट अटैक, जी, इसके 2 पहलू है। एक तो हम अभी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम बराबर डायग्नोस कर सकते हैं। छोटे छोटे विलेजेस में, छोटे छोटे तालुका प्लेसेस में जी, अच्छे मशीनरी गई है, तो हमारा डायग्नोसिस बढ़ गया। और दूसरा, हमारी ये जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, वो एकदम बदल गई और उसकी वजह से एक्चुअली भी हार्ट अटैक आने का परसेंटेज बढ़ गया है। जवानों में क्यों आ रहा है, जवानों में क्यों आ रहा है, कम उम्र क्यों घटती जा रही है, इसका बराबर से जवाब नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल जी, और जेनेटिक डिफरेंस जी, का कुछ मसला है, बट क्लैरिटी नहीं है इसके जी। ऊपर। और अगर आप अमेरिका में जाओ, अमेरिका में क्या है कि हर नस्ल के लोग बड़े हैं। जी, तो कुछ लोगों ने वहाँ रिसर्च किया। एक हमारे बेंगलोर बेस्ड सलीम यूसुफ साहब है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वहाँ पे लॉस एंजलिस में है, जी। UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। जी, और एक है इनेस बोल के। इन दोनों ने एक बड़ी स्टडी की कि अमेरिका में डिफरेंट नस्ल के लोगों में जी, हार्ट अटैक का क्या परसेंटेज है। जी, और वहाँ पे ये साबित हुआ कि जो साउथ एशिया से आए हैं, स्पेशली इंडियन, जी, इनमें हार्ट अटैक का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ज्यादा है। अगर ब्लैक लोग और वाइट लोग देखोगे तो उनके तुलना में ऑलमोस्ट 3 से 10 टाइम ज़्यादा है। ज्यादा है, एंड सेम थिंग अगर अरबों को और हमको कंपेयर करें तो हम में बहुत ज़्यादा है। ज्यादा है। तो इसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। कन्नड़ा में हम बोलते हैं हणे बारा, वो है, समझ अच्छा, गए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि 1995 में आपने एक नई ओपन हार्ट सर्जरी की टेक्निक इजाद की थी और उसको मिनी इन्वेसिव हार्ट सर्जरी कहा जाता है। तो इसके बारे में ना, इसमें और कुछ और 4 चीज़ें भी उसमें हैं, जैसे नहीं, नहीं। आवेग का आपने शुरू किया अच्छा, था। मैं समझाता हूँ आपको। नहीं, क्या है कि मैं बेंगलोर आया, मेनली मेरा मकसद बेंगलोर आने का था बॉम्बे से जी। जयदेवा बनाने के लिए। जयदेवा इज़ आवर बेबी। जी, और हमने बड़ा उस टाइम पे बहुत हार्ड वर्क किया इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए, और वो उसके फल भी मिल गए। नाउ इट हैज़ ग्रोन लाइक एनीथिंग। जी, उसके बाद टू डेवलप रियल क्वालिटी वी हैड टू क्रिएट समथिंग प्राइवेट। जी, तो हमने ये वोकहार्ट हॉस्पिटल बनाया कनिंगहैम रोड पे। जी, ये जो आप जिक्र कर रही हो 1995 का, हम्म, मिनिमली इन्वेसिव बाईपास सर्जरी, जी, ना कि इंडिया बट ऑस्ट्रेल एशिया रीजन में पहली बार यहाँ पे हुआ। जी, बहुत लोग समझते दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ, नहीं, बेंगलोर में हुआ। और ये 100 बेड वाले छोटे वोकहार्ट हॉस्पिटल कनिंगहैम रोड पे हुआ। जी, ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी हमने जो 1995 में फर्स्ट टाइम की, उसके पहले 1991 में ये जो बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी होती है वो भी इंडिया में हमने पहली बार करी इसी छोटे हॉस्पिटल में। उस टाइम पे हमें काफ़ी रेजिस्टेंस हुआ कि ये क्या फैड है,
बट अब आलम यह है कि भाई इंडिया की 70% बाईपास सर्जरी बीटिंग हार्ट पे होती है। ये जो 1995 में हमने ये मिनिमली इन्वेजिव बाईपास सर्जरी की छोटे छेद से, वो इसलिए की कि कुछ लोगों को बड़ी सर्जरी से टॉलरेट होना नामुमकिन रहता है और जहाँ एक ही दो ही ग्राफ्ट लगाने हैं, तो उसके लिए हमने चालू किया था। बट वो देन वी रियलाइज कि दिस इज एप्लीकेबल कि बहुत लोगों को ये कर सकते हैं, और ये एक मूवमेंट सा बन गया। 1997 में एक वर्ल्ड की एक न्यू एसोसिएशन फॉर्म हो गई, ISMICS, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जन्स, पेरिस में बनी। हम एक 27 या 30 लोग थे जो इसके फाउंडर मेंबर्स थे, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी बड़ी हो गई अभी कि इट्स लाइक अ बैनियन ट्री। उसके ऑलमोस्ट 5,500-7 हज़ार मेंबर्स है, और उसका जो एक मंथली जर्नल आता है इनोवेशंस इन कार्डियक सर्जरी, उसका एडिटोरियल बोर्ड पे मैं हूँ। बट ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी आगे चल के एक मूवमेंट सा बन गया। अब इंडिया की खुद की अपनी ओन एसोसिएशन हो गई है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जन्स, और ये अभी काफ़ी मूवमेंट जैसा हो गया है। लेकिन उसका क्या है कि एक मार्केट प्रेशर सा हो गया है कि सब लोग आते हैं मेरे पास इंटरनेट पढ़ के कि हमको मिनिमल इन्वेजिव करो। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हर एक को नहीं करनी है। इट कैनॉट बी ए हैमर इन द हैंड ऑफ ए मंकी दैट एवरीथिंग इज सीन लाइक अ नेल, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को के लिए बड़ा वरदान जैसा है कि भाई यंग लड़कियां हैं जिन्हें कॉस्मेटिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बूढ़े लोग हैं जिनको रिकवरी ठीक से होनी है, और कुछ ऐसी सर्जरीज है जिसमें ये आसानी से कर सकते हैं। अब समझो बाईपास सर्जरी है, आजकल बहुत सारे पेशेंटों को स्टेंट बस होता है, लेकिन जिनको बहुत सारे ज़्यादा ब्लॉक्स है उनको बाईपास करना पड़ता है। अगर किसी को हमें 4-5 ग्राफ्ट डालने हैं, उतने अगर नहीं डालोगे तो उसका बराबर से काम नहीं होएगा, लंबे अरसे में वो सफ़र करेगा। और इतने सारे ग्राफ्ट डालना है पीछे में, साइड में, डीप साइड में, तो ये मिनिमली इन्वेजिव से ठीक हो गए ऐसा छाती ठोक के नहीं बोल सकते आज की तारीख में। तो कुछ लोग हैं जो एक 40%-45% लोग हैं जिनमें आसानी से और गुड क्वालिटी से मिनिमल इन्वेजिव कर सकते हैं, और वो लंबी चौड़ी टिक सकती है। लेकिन सबको अगर करने गए तो बहुत सारे लोग 1-2 साल में फेल होकर वापस आ सकते हैं। इसी तरह वाल सर्जरी है, हार्ट के होल्स है, ये सब लोगों को हम मिनिमल इन्वेजिव आजकल कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी टेक्निक बढ़ गया है, अच्छे हार्डवेयर्स आए हैं। थोड़ा महंगा पड़ सकता है लेकिन इफ़ेक्टिव है, पेन कम हो सकता है, इसकी फास्ट ट्रैक रिकवरी हो सकती है। बट ऑल दैट इज़ फर्स्ट 1 वीक। लंबे अरसे में 15-20 साल के बाद मुड़ के अगर देखोगे तो जिनकी ओपन हुई और जिनकी मिनिमल इन्वेजिव हुई, दोनों का भी रिजल्ट वैसा ही होना चाहिए। फिर वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करना जायज़ है। सेम थिंग इज ऑल्सो अबाउट स्टेंट्स वर्सेस बाईपास सर्जरी। अगर लंबे अरसे में दोनों का रिजल्ट बराबर आता है तो जायज़ है कि स्टेंट करो, ऑपरेशन मत करो। तो इसलिए अभी गाइडलाइंस आए हैं कि किनको क्या करना है और गाइडलाइन से जाना है।